सभी को नमस्कार। चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। हमेशा की तरह मैं अपनी कक्षा में पढ़ा रहा था। एक दिन पास के कमरे से एकाएक अरे बाप रे, मरा रे, मार डाला रे की आवाज़ें आई। हमारे कान खड़े हो गए। मैं कहानी सुना ही रहा था, लड़कों का ध्यान बरबस उधर चला गया। मैंने कहानी बंद की और कहा, एक विद्यार्थी जाकर देख आए कि बात क्या है, कौन रो रहा है, किस लिए रो रहा है। एक समझदार लड़का देखकर आया और कहने लगा, जी उस कक्षा के जीवनलाल को मास्टर साहब ने पीटा है। क्यों? उसे भूगोल याद नहीं था। तो इसमें पीटने की क्या बात थी? जब कोई अपना सबक याद नहीं करके आएगा तो उसे और क्या होगा। लेकिन किसी को याद ही न हो रहा हो तो? तभी दूसरा छात्र बोला, सबक तो याद होना ही चाहिए, न होगा तो मास्टर साहब और क्या करेंगे, सजा तो देंगे ही ना। लेकिन किसी को घोटा लगाने पर भी याद न हो तो भी मास्टर साहब तो ज़रूर मारेंगे। वे और कर ही क्या सकते हैं। न याद होगा तो मारेंगे, पीटेंगे, सजा देंगे। अच्छी बात है, तो बोलो तुम में से कौन कौन इस तरह मार खाने को तैयार है। सब एक साथ बोले, जी नहीं, तैयार कौन होगा। मैं तुम्हें सबक दूं और तुम याद करके न लाओ तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा ना। लेकिन हम सबक याद करके ही आएंगे। तुम उसको रटो और फिर भी तुम्हें याद ना रहे तो क्या? तो भी सजा मत दीजिएगा, यही अच्छा है। मारेंगे तो लगेगी। हाँ, हमें याद ना रहे तो आप फिर से पढ़ाइएगा और हम फिर से घोटा लगा कर आएंगे। खैर, तो अब हम फिर से कहानी शुरू करें ना। लेकिन लड़कों का मन तो आज उस जीवनलाल में लगा हुआ था। वे कहने लगे, देख लेना, जीवन तो ऐसा उस्ताद है कि बाद में शिक्षक को गाली देगा, दीवार पर उनकी तस्वीर बनाएगा और उनके नाम पे गालियाँ लिखेगा। जीवन को ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षक के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। सभी बच्चे कहने लगे, लेकिन शिक्षक भी तो उसे बहुत मारते हैं। तो क्या इसका कोई उपाय है? हाँ, उसको पीटना नहीं चाहिए। फिर सबक का क्या होगा बच्चों? लड़कों ने जवाब दिया, जो सबक याद करके न लाए ना, उसको पाठशाला से निकाल देना चाहिए। नाक मारने से क्या फ़ायदा। यदि पीटने से विद्या आती हो तो लड़के पीटते तो रोज ही है ना। तभी एक बच्चा बोला, अजी जीवन का तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता। उसे तो खरगोश पकड़ने का शौक है और ढोर चराने का तो वह रसिया है। फिर एक और छात्र बोला, भैया जीवन तो मदरसे में ही पीटता है, बाकी बाहर तो वही सब लड़कों को पीटता है। हम सब उससे बहुत डरते हैं। अच्छा, वह किस जाति का है? जी वह जाति का कोली है। उसके पिता सरकारी नौकर हैं और वे उसे ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं। पढ़ाने के लिए उन्होंने एक शिक्षक को भी घर पे रखा हुआ है। खैर छोड़ो इन सब बातों को, हम तो अपनी कहानी पूरी करें। कहानी ख़त्म करके हम उठे और इतने में ही घंटी लगी। मैं सज़ा और उसके परिणामों पर विचार करता करता घर पहुंच गया। मुझे तो किसी को सज़ा देनी ही नहीं थी, इसीलिए मैं अपने मन में निश्चिंत था। इसी तरह कुछ और दिन भी बीत गए। एक दिन मैं साहब से मिला तो मैंने कहा, साहब एक ऐसा हुक्म जारी कर दीजिए कि पाठशाला में आने वाले लड़कों को साफ कपड़े पहनकर ही आना पड़ेगा।
सिर पर टोपी पहननी है तो वह मैली नहीं होनी चाहिए, बाल रखने हो तो वे कंघी किए हुए होने चाहिए। हर हफ्ते बालक नाखून काट कर आए और बड़े हुए बाल हों तो वह भी काट लें। बिना बटन या अधूरे बटन का कोई कोट ना पहने। हर एक विद्यार्थी नहा धोकर पाठशाला में आए, कम से कम मुंह और हाथ पैर धोकर तो आए। साहब ने मेरी बातों को शांति से सुना और हंसे और कहने लगे, क्यों लक्ष्मी शंकर जी, क्या माँ बाप तुम्हारी समझाए समझते नहीं क्या? जी, मैं उनको बहुतेरा समझाता हूँ पर बात कुछ गले नहीं उतरती उनके। अच्छे अच्छे धनवान माता पिता भी नहीं समझते। सब कहते हैं बचपन में हम भी इसी तरह पाठशाला जाते थे। रोज रोज यह सब कौन करे? भाई आपका काम पढ़ाने का है तो आप पढ़ाइए ना, यह सब हम देख लेंगे बाद में। अब तक बहुत कम सुधार हो सका है साहब, और सच तो यह है कि मैं तो ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करता ही नहीं। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। हमारा जन समाज कुछ ऐसा ही है। इस समाज को संस्कारी बनाना असंभव को संभव बनाने जैसा है। फिर भी जब से यह विभाग मेरे हाथ में आया है, तब से माँ बाप पर भी हमारा कुछ असर ठीक ही पड़ा है। तो आप यह हुक्म जारी कर दीजिए ना। भाई ऐसा हुक्म तो मैं नहीं निकाल सकता, यह मेरे अधिकार से बाहर की बात है। आपके अधिकार से बाहर की? तो फिर आप इतने बड़े अधिकारी कैसे? भाई यह तो एक छोटी सी रियासत है, लेकिन दूसरी जगह भी अधिकारियों के हाथों में ऐसी सत्ता नहीं रहती। तो फिर तुम बड़ी सत्ता को हिलाओ, वहीं से ऐसा हुक्म जारी हो सकता है। पर लोग इन हुक्मों का पालन कब करते हैं? और अगर उन्होंने हमारा हुक्म न माना तो हम उनका क्या बिगाड़ लेंगे? हम उनके बालक को पाठशाला से बाहर ना निकाल देंगे? यह नहीं हो सकता। यदि हमने ऐसा किया तो बड़ा हो हल्ला मच जाएगा। जी हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन बिना सत्ता के चतुराई किस काम की? सच तो यह है कि हम शिक्षक हैं ही किस बिसात में। खैर यही सही, अभी तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलाइए। जी, सो तो हो नहीं सकता। आखिर मैं तो पाठशाला के अंदर जितनी कोशिशें हो सकेंगी करके छोड़ूंगा। बालकों में वैसी आदतें पैदा करूंगा। यही नहीं, फुर्सत मिलने पर इस संबंध में सार्वजनिक रूप से आंदोलन भी करूंगा। और साहब सच तो यह है कि लोग कितने भी लापरवाह क्यों ना हो, इसमें शक नहीं कि हमारे विद्यालयों का यह गंदा वातावरण हजारों रोगों का घर है। हमें इसे मिटाना ही होगा। ठीक है, तुम जैसा चाहो करो, प्रयोग करने ही तो आए हो तुम। लेकिन यह चौथा महीना पूरा होने को आया है। याद रखो, समय सर पर बीता जा रहा है। नमस्कार करके मैं घर आया। मैंने अपने खर्चे से 2 उम्दा झाड़ू खरीदे, एक छोटा आईना लाया, एक कंघा, खादी का एक तौलिया और एक छोटी सी कैंची खरीद ली। गनीमत थी कि पाठशाला के अहाते में पानी का एक नल था। उस दिन मैंने कक्षा में यह सब तैयारी करके रखी थी। दूसरे दिन मैंने लड़कों को एक कतार में खड़ा कर दिया। अब तो वे भली भांति प्रभावित हो चुके थे। वे मुझसे प्रेम भी करने लगे थे। उन्हें विश्वास हो चुका था कि मैं जो भी करता हूँ उनके लाभ के लिए ही करता हूँ। मैंने आईने में सबको उनके मुंह दिखाए और कहा, देखो, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारा मुंह, आंखें या नाक गंदी है तो नल पर जाकर उनको धो लो। अपने हाथ पैर भी धोआओ और बाल भी भिगो लो। बस सब हाहू करते हुए एक साथ भागे और एक पर एक गिरते पड़ते मुंह, हाथ पैर वगैरह धोने लगे। मैं सोच में पड़ गया, इन लोगों को क्रम से चलना और क्रम से काम करना तो सिखाना ही होगा। इस तरह की भागम भाग तो हमारा सारा समाज करता ही है। इस फूहड़पन से ही तो हमें